बारह बच्चे हैं। वही ने तनकी मसले का ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आवाज़ आ रही है मेरी सबको? ओके, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रीवियस से हमारा कंटिन्यू है अभी लेक्चर, रिसर्च प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे। तो रिसर्च प्रॉब्लम में आज हम देखेंगे क्राइटेरिया क्या है गुड रिसर्च प्रॉब्लम। जब भी हम सिलेक्ट करते हैं या डेवलप करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को, तो क्या क्राइटेरिया जिसको देख के हम रिसर्च प्रॉब्लम डेवलप करते हैं। नेक्स्ट हमारा आउटकम ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सप्लेन हाउ टू फॉर्मुलेट रिसर्च प्रॉब्लम। अब जब हमने क्राइटेरिया डिफाइन कर लिया तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट बनाना कैसे। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। तो जब हम कोई रिसर्च प्रॉब्लम बनाते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होते हैं जिनको हम दिमाग में लेके ब्राउजिंग करते हैं, मतलब सर्च आउट करते हैं उस प्रॉब्लम को। हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई।
ये एक एग्जांपल दी गई है, ये कौन से क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं जब हम सर्च आउट करते हैं किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए। तो हु मीन्स कौन उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, कौन उस प्रॉब्लम पे काम करेगा, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल दिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट है या गवर्नमेंट है, कौन है जो इस पे स्पेसिफिकली फोकस कर रहा है इस प्रॉब्लम पे। व्हाट, क्या इम्पोर्टेंट इश्यूज है जिसको सोल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम पे हम रिसर्च करेंगे। वेयर, कहाँ पे ये प्रॉब्लम है जहाँ पे हमने एक्चुअली मेरी ये रिसर्च कंडक्ट करके उस प्रॉब्लम को सोल्व सोल्व आउट करते हैं। व्हेन डिड द सिचुएशन इवन स्टार्ट, इज इट ऑनगोइंग, व्हेन, कब ये सिचुएशन आई जिस सिचुएशन को हम एज अ प्रॉब्लम लेके उस पर रिसर्च करेंगे, या तो वो खत्म हो गई या भी वो ऑनगोइंग है। कौन कौन से जो सोर्सेज हैं जो हम यूटिलाइज करके इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकते हैं। वाई, ये प्रॉब्लम को हम सोल्व आउट क्यों करना चाह रहे हैं, क्या रीजंस हैं या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमने ये प्रॉब्लम को सिलेक्ट करके अब उस पर हम रिसर्च करें। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में राइज होते हैं जब हम कोई भी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं। Once you can answer the who, what, when, where and why, you typically will have a good idea of an effective narrowed version of your ओरिजिनल ब्रॉड टॉपिक, ठीक है। जब इन सब की आंसर्स हमारे पास आ जाएंगे तो क्या हुआ, हमारे पास इफेक्टिव गुड हमारे पास टॉपिक आ जाएगा या प्रॉब्लम आगे आ जाएगी जिसपे एक्चुअली में हमने वर्कआउट करना है। तो नंबर 1 पे डिस्कस कर लेते हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि कौन सी प्रॉब्लम को हम लेके चलें और उस पर हम स्टडी करें। तो नंबर 1 पे है सिग्निफिकेंस टू नर्सिंग प्रोफेशन, ऐसी प्रॉब्लम जिसकी नर्सिंग प्रोफेशन में जरूरत है उसको सॉल्व आउट करने के लिए, तो हम वो प्रॉब्लम सिलेक्ट करेंगे। A problem with a researcher is selecting should have significance to nursing profession और इट विल नॉट सर्व एन एनी पर्पस, क्योंकि अब हम नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेट करते हैं तो हमारा जो फोकस होता है वो उसी पे होता है कि हम ऐसी प्रॉब्लम सिलेक्ट करें जो नर्सिंग प्रोफेशन में से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ताकि हम उसको फाइंड आउट करके उसका सोल्यूशन हम बता सकें। A research problem is significant for nursing profession when it is desired to develop or define the body of professional नॉलेज, ठीक है। जब हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रोफेशनल नॉलेज है वो बेटर हो या वो इम्प्रूव हो, तो मे भी कुछ फैक्टर्स हैं जो उस पर इफेक्ट कर रहे हैं, तो हम उस टाइम पे उस प्रॉब्लम को सिलेक्ट करके उसको सॉल्व आउट करेंगे। A research problem could be considered significant for nursing profession if it fulfills the following criteria, ठीक है। ये नीचे कुछ क्राइटेरिया, कुछ पॉइंट्स बता देंगे, अगर इन पॉइंट्स को क्राइटेरिया है जो इसको फॉलो करती है रिसर्च प्रॉब्लम, तो इसका मतलब वो सिग्निफिकेंट है उस टाइम के लिए नर्सिंग प्रोफेशन के लिए। नर्सिंग प्रोफेशन एंड पेशेंट्स, नर्सिस एंड हेल्थ केयर फ्रेटर्निटी विल बेनिफिट फ्रॉम दी स्टडी, ठीक है। अब हम नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम पे स्टडी करेंगे तो उससे से ज्यादा किन को बेनिफिट हो सकता है, पेशेंट्स को, नर्सिस को खुद हो सकता है, ठीक है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल जितने भी हैं उनको फायदा हो सकता है। तो नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड जब हम प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे तो उसका बेनिफिट भी अल्टीमेटली उनसे रिलेटेड लोगों को ही होगा। The result will improve clinical nursing practices, अगर हम कोई ऐसी प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं जो प्रैक्टिस से रिलेटेड है तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट क्या होगा, जो हमारी प्रैक्टिस हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी। प्रमोट नर्सिंग थ्योरी डेवलपमेंट और टेस्टिंग, कुछ अगर हमने ऐसी प्रॉब्लम सेलेक्ट कर ली जिसपे हम थ्योरीज डेवलप कर सकते हैं या ऑलरेडी जो थ्योरीज डेवलप हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं, तो उनको जो प्रमोट करने के लिए जो हम प्रॉब्लम सिलेक्ट करते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, हमारी जो नर्सिंग थ्योरी डेवलपमेंट है या टेस्टिंग है वो भी डेवलप हो जाएंगी। प्रोवाइड सॉल्यूशंस ऑफ करंट नर्सिंग प्रैक्टिस नीड्स, ठीक है। अब हम ऐसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं जिसको हम सोल्व करके कोई बता सकते हैं कि इस टाइम जो नर्सिंग प्रैक्टिस है वहां पे किस चीज की जरूरत है, ठीक है, नीड किस चीज की अकॉर्डिंग टू टाइम, तो वो हम सोल्यूशन दे सकते हैं थ्रू रिसर्च करके। जनरेट इंफॉर्मेशन टू गेट प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस फॉर नर्सिंग प्रोफेशन, या हम कुछ ऐसे इंटरवेंशंस पे स्टडी करें तो हम बता दें कि ये इंटरवेंशंस को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है नर्सिंग प्रोफेशन में। तो ये सारे पॉइंट्स हैं
जिनको क्राइटेरिया है, जिनको हम देख के कह सकते हैं कि इस अगर हम कोई भी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड, तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको वो फुलफिल करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम बेस्ट होगी, सिग्निफिकेंट टू नर्सिंग प्रोफेशन होगी। नंबर 2 पे है ओरिजिनल। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमारी जो रिसर्च वर्क है वो ओरिजिनल होना चाहिए। इट इज फंडामेंटली कंसीडर्ड दैट एवरी रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी न्यू एंड यूनिक इन इटसेल्फ। ठीक है, बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि हम कोई भी जो प्रॉब्लम सिलेक्ट करते हैं उस पर पहले रिसर्च ना हुई हो या उस पर कम रिसर्चेज हुई हो। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसपे ऑलरेडी रिसर्चेज हो चुकी हुई है और उन्होंने उसका सोल्यूशन बता दिया गया है तो हम ऐसी प्रॉब्लम को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनका सोल्यूशन हमारे पास है। तो हम उसी प्रॉब्लम को दोबारा लेके अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे और जिससे हम डेटा या इन्फॉर्मेशन लेंगे उनका भी टाइम वेस्ट करेंगे। तो रिजल्ट तो हमारे पास वही आएंगे जो ऑलरेडी पब्लिश रिजल्ट हो चुके हैं। तो हम ऐसी प्रॉब्लम सिलेक्ट करते हैं जो न्यू हो और यूनिक हो। Therefore, it is the key responsibility of a researcher that an innovative knowledge is used for selecting a research problem so as to extend the growth of existing body of knowledge on a profession। ठीक है, तो हर रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनोवेटिव नॉलेज लेके आए किसी भी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने में, कोई नई इन्वेंशन या कोई न्यू टॉपिक सिलेक्ट करे जिसकी उस टाइम के अकॉर्डिंगली वहां पे जरूरत हो। ठीक है, ऑलरेडी जो चीजें हो चुकी हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं, उनको लेके हम फर्दर उस पर स्टडी नहीं करेंगे। तो जब हम कोई न्यू इनोवेशन लेके आएंगे या न्यू प्रॉब्लम या यूनिक प्रॉब्लम को सिलेक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा बॉडी ऑफ नॉलेज एक्सपैंड होगा। ठीक है, ग्रोथ डेवलपमेंट उसमें आएगी। अल्टीमेटली कोई भी हम कोई प्रॉब्लम सिलेक्ट करेंगे फिर को सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होगा, बेनिफिट किसको होगा, हमारे प्रोफेशन को होगा। नेक्स्ट है फिजिबल। ऐसी प्रॉब्लम सिलेक्ट करनी है जो फिजिबल हमारे लिए भी, रिसर्चर के लिए भी फिजिबल हो, और नेक्स्ट जो जिसपे हम या जो हम पार्टिसिपेंट जिससे हम डाटा या कोई इन्फॉर्मेशन लेंगे उनके लिए भी फिजिबल हो। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम सिलेक्ट नहीं कर लेनी जो हमारे लिए फिजिबल ही ना हो, जिसपे हम फर्दर रिसर्च कर ही ना सकें। फिजिबिलिटी इज एन एसेंशियल कंसिडरेशन ऑफ एनी रिसर्च प्रोजेक्ट। तो फिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट जब कोई भी करता है तो उसके लिए फिजिबिलिटी एसेंशियल पार्ट है रिसर्च प्रोजेक्ट का, regardless of how significant or researchable a problem may be। ठीक है, चाहे वो कितनी ही significant problem क्यों ना उस टाइम की जरूरत हो, लेकिन अगर वो हमारे लिए feasible नहीं है तो हम उस टॉपिक को एज अ रिसर्च लेके नहीं चलेंगे। The feasibility of research problem in reference to time। ठीक है, feasibility हमारे लिए किस किस बेस पे हो सकती है, अकॉर्डिंग टू टाइम। विद इन टाइम में हम अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तो मतलब वो हमारे लिए वो प्रॉब्लम फिजिबल है। नंबर 2 पे अवेलेबिलिटी टू सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट्स यहाँ पे क्या प्रेजेंट करे, पार्टिसिपेंट जिस पे हमने स्टडी करनी है या कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट करना है, तो अगर वो हमारे पास अवेलेबल है नंबर 2, तो इसकी बेस पे भी हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो फिजिबल हो गई। यस, नाउ डेज हम यूज कर सकते हैं कोरोना वायरस पे स्टडीज हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे काफी सारे लोगों ने नॉलेज पे भी स्टडी कर ली होगी। ठीक है, प्रैक्टिस पे कि प्रिवेंटिव मेजर क्या क्या यूज करते हैं, उन्हें कितना नॉलेज है। तो इस टाइम की जो जरूरत है, जो नीड है, वो कोरोना वायरस पे स्टडीज करने की जरूरत है। ठीक है, जैसे साइंटिस्ट है, अब उनकी जरूरत है वो कोई ना कोई मेडिसिन डिवेलप करे इस वायरस के अगेंस्ट। तो इस पे जो इस टाइम पे वो स्टडीज करेंगे वो ओरिजिनल होगी। ठीक है, और नंबर 3 पे इसमें हम फिजिकल में बात करते हैं फैसिलिटीज। ठीक है, फैसिलिटीज हमारे पास हैं तो हमारे लिए वो टॉपिक फिजिबल है। इक्विपमेंट्स एंड मनी, अगर इस कोई भी हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है, इसको मेजर करने के लिए कोई हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो अगर वो हमारे पास है, अगर हमारे पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे हमारी मनी विद इन हमारे एक्सपेंसेस के अंदर आ सके, तो वो हमारे लिए फिजिबल है। एथिकल कंसिडरेशन शुड बी चेक, और मोस्ट इंपोर्टेंट एथिकल कंसिडरेशंस हैं जो हम कोई भी स्टडी करने से पहले चेक करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम भी अगर आप लोगों को याद हो जो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि एथिकल कंसिडरेशंस में हम बेसिकली दो चीजें देखते हैं। नंबर 1, जब रिसर्चर ने स्टडी करनी है तो वो क्या करता है, अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेता है। नंबर 2, जिस पार्टिसिपेंट्स की उसने स्टडी करनी होती है
या जिस हॉस्पिटल में करनी होती है वहां की वो अथॉरिटी से परमिशन लेता है। नंबर 3, जिस इंडिविजुअल से उसने स्टडी करनी होती है, डेटा कलेक्ट करना होता है, उसे वो इन्फॉर्म कंसेंट लेता है। तो ये 3 चीजें आ जाती हैं एथिकल कंसिडरेशंस में। एथिकल कंसिडरेशंस में मैंने आपको एक वर्ड बताया था जो हम एथिक्स में देखते हैं, अगर किसी को याद हो तो बताओ वो क्या वर्ड था। एक टर्म हमने डिस्कस की थी जब हम एथिक्स की बात करते हैं। मैसेज करके आप बताओ वो क्या टर्म थी। जब हम एथिक्स को डिस्कस करते हैं तो हम उस टर्म को भी डिस्कस करते हैं। वो पेशेंट्स के से रिलेटेड है, पार्टिसिपेंट से रिलेटेड है। हमने बेनिफिसेंस की बात की थी, ठीक है। बेनिफिसेंस में हमने क्या डिस्कस किया था? बेनिफिसेंस है, ठीक है, एथिकल डायलीमा नहीं है। बेनिफिसेंस में हमने ये डिस्कस किया कि हम कोई भी स्टडी करते हैं तो ऐसी स्टडी करनी है अगर जिससे अगले को फायदा होता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर फायदा नहीं होता तो उसको नुकसान भी नहीं होना चाहिए। ये बेनिफिसेंस में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपकी स्टडी से किसी को फायदा होता है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फायदा नहीं होता तो एटलीस्ट अपनी स्टडी से किसी को नुकसान भी नहीं होना चाहिए। It will help the researcher to decide whether the selected problem is appropriate or inappropriate and study can be actually carried out। ठीक है, अब इन पॉइंट्स की बेस पे हमें डिसाइड कर लेते हैं, रिसर्चर डिसाइड कर लेता है कि जो प्रॉब्लम उसने सिलेक्ट किया है वो अप्रोप्रिएट है उसके हिसाब से कि वो उस पर फर्दर स्टडी कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे इसमें टाइम डिस्कस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ये फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसमें नंबर 1 पे फिजिबिलिटी में ही हम डिस्कस करते हैं टाइम। इनर्स माइट बी इंटरेस्टेड इन स्टडी सिबलिंग रिलेशनशिप्स अमंग quintuplets। Knowledge of the incidence of quintuplet birth would certainly discourage anyone considering research on this particular population unless the researcher plans to make this a lifetime project। ठीक है, अब इसमें वो क्या है कि एक नर्स स्टडी करना चाह रही है, वो नॉलेज से देखना चाह रही है, इंसिडेंस देखना चाह रही है। क्विंट्रुपलेट मींस द 4 बेबी, ठीक है, 4 बेबीज की जो बर्थ होती है, तो वो देखना चाह रही है कि इंसिडेंस कितना है। अब 4 बच्चे तो बहुत रेयर चांसेस हो कि जिनके 4 बच्चे एक टाइम पे हो, ठीक है। तो वो ऐसी स्टडी क्या करते हैं कि ऐसी स्टडी करना थोड़ा टफ है क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं होता कि हमारे पास वो इंसिडेंस कब आएगा। बर्थ रेट तो बहुत कम है, ठीक है, बाई चांस है जो हमारे पास इस तरह का रिजल्ट आए। तो इस तरह की स्टडीज हम नहीं कर सकते जो हम विद इन, जिसका कोई टाइम फ्रेम ही ना हो, जो हम विद इन टाइम ना कर सकें। सो टाइम इज ऑलवेज अ फैक्टर टू बी कंसीडर, ठीक है। तो हमेशा हमने टाइम को एज अ फैक्टर कंसीडर करना है। इट इज वाइज टू अलाउ मोर टाइम than seems to be needed because unexpected delays frequently occurs। तो टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने प्रीवियसली रिसर्च डिजाइन डिस्कस किए थे
तो मैंने बताया था कि हम मोस्टली जो स्टूडेंट्स को रिसर्च वर्क करवाते हैं वो हम डिस्क्रिप्टिव स्टडीज करवाते हैं। डिस्क्रिप्टिव में हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज पे जाते हैं। अगर हम एनालिटिकल स्टडीज में जाएं जिसमें कोहार्ट है, तो कोहार्ट हमारे पास क्या है, कोहार्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास हेल्दी पॉपुलेशन होती है जो एक्सपोज होती है, ठीक है। फिर हम उसको क्या करते हैं, टाइम पीरियड के लिए फॉलो अप करते हैं कि उसमें जब हम कोई भी डिजायरेबल आउटकम देखना चाह रहे थे कि वो कब डिवेलप होता है, तो हमारे पास वो क्या है, विद इन टाइम हम वो चीज नहीं कर सकते। अगर हमने विद इन ईयर में वो ईयर 1 साल में वो स्टडी करनी है, तो कोहार्ट में हो सकता है 1 साल से ज्यादा टाइम लगे। तो हम सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हमने टाइम को भी देखना होता है कि जो हमने टाइम पीरियड है, जो हमारे पास टाइम बाउंड है, उस टाइम के अंदर रहते हुए हमने इस प्रॉब्लम को सिलेक्ट करके इसका सोल्यूशन बताना है। तो टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया। नंबर 2 पे हमारे पास आ गई कॉस्ट, ठीक है। ऑल रिसर्च प्रोजेक्ट्स कॉस्ट मनी, सम स्टडीज आर मच मोर एक्सपेंसिव देन अदर्स। कुछ ऐसी स्टडी, हम कुछ ऐसा टॉपिक सेलेक्ट कर ले जिसमें हमें एक्सपेंस ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन हमारा क्या होता है, हमारे पास इतना एक्सपेंस ही नहीं है, हमारी इतनी मनी अफोर्ड ही हम नहीं कर सकते। तो हम ऐसा प्रॉब्लम, ऐसे कोई भी रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट नहीं करेंगे जिसपे हम कॉस्ट पे ना कर सके, ठीक है। अगर किसी को याद हो, मैंने कोई एग्जांपल शेयर की थी क्लास में कॉस्ट से रिलेटेड, एक रिसर्च वर्क की एग्जांपल शेयर की थी। बताओ किसी को अगर याद हो तो, कोई हमने रिसर्च की एग्जांपल शेयर की थी कि जिसपे कॉस्ट ज्यादा थी, जिसकी वजह से हम वो रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सके। ये नहीं किसी को याद? मरियम, यही था, हमने विटामिन B12 को डिस्कस किया था, ठीक है। हमने कहा था कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जाती है डायबिटिक पेशेंट में जो मेटफॉर्मिन टैबलेट्स लेती हैं। तो अगर हम उनमें देखें कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कितनी है, तो उसके लिए हमें टेस्ट करवाना पड़ता है। और एक टेस्ट जो हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में तो वो हॉस्पिटल्स में नहीं होता, लेकिन अगर हम प्राइवेट पे जाएं तो वो एक टेस्ट में भी 1000 का या 3000 तक का था, ठीक है। तो अगर हमारे पास 200 पेशेंट हो जिनका हमने सैंपल लेके उनमें देखना हो कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कितनी है, तो अब उनको मल्टीप्लाई कर, तो हमारे पास तो बहुत ज्यादा बन जाए इसका कॉस्ट, ठीक है। तो हमारे पास इतनी मनी ही नहीं है कि हम उस पर वो एक्सपेंस कर सके, और हमें कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा कि मे भी वो हमें फ्री में करवा दे टेस्ट या कुछ भी। तो क्या हुआ कि अब कॉस्ट को कंसीडर करके जो मैंने प्रॉब्लम सिलेक्ट की थी, अब उस प्रॉब्लम को मैं फर्दर लेके नहीं जा सकती। तो नंबर 2 पे हमारे पास कॉस्ट भी आ गई, हमने कॉस्ट भी देखनी है कि विद इन हमारे जो मनी एक्सपेंस है उसको देख के भी हमने प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना होता है। अगर हमें कोई सपोर्ट कर दे तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमें खुद से उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसका सोल्यूशन देना हो तो हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए हम कॉस्ट को भी कंसीडर करते हैं। नंबर 3 पे है इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज। ऑल रिसर्च प्रोजेक्ट्स रिक्वायर सम टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। कोई भी हम वर्क करते हैं तो हमें उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। Therefore, before making the final decision to conduct a study, an accurate determination of the needed documents and supplies
शुड बी इंश्योर, ठीक है, फाइनल डिसीजन करने से पहले कि ये हमारा टॉपिक है, इस पे हमने स्टडी करनी है, हमने सारी चीजों को देखना होता है कि अगर इस पे कोई इक्विपमेंट चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल है भी कि नहीं। Researchers takes into consideration equipments and supplies in the early phases of a research project. There are less chances of the project to be revised and discarded later because of equipment and supply problems. क्या अगर हम ये साइड से पहले ही देख लें, अर्ली फेज पे ही डिटेक्ट कर ले, तो क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट स्मूथली वर्कआउट करेगा। अगर हम ये चीजें स्टार्ट में नहीं देखते और बाद में देखते हैं आधा काम करने के बाद, तो क्या होगा, या तो प्रोजेक्ट वहीं पे हमें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा या हमें उसको खत्म करके कोई और प्रॉब्लम को लेके चलना होगा। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, और जितना हमने प्रोजेक्ट वर्क किया उस पर जो हमारा कॉस्ट या एक्सपेंसेस आया वो भी वेस्ट हो गया। तो इक्विपमेंट्स भी देखने बहुत जरूरी है। कोई एग्जांपल अगर बताए, शेयर करें कि इक्विपमेंट्स रिसर्च प्रॉब्लम में कौन कौन से इक्विपमेंट्स देख सकते हैं, कोई एग्जांपल शेयर करें। ओके, इसकी आप एग्जांपल बता दो, ठीक है, फिर मैं नमाज के लिए ब्रेक दे देती हूँ। इक्विपमेंट्स हम कैसे देखेंगे रिसर्च में, कोई भी प्रॉब्लम सेलेक्ट की है तो कौन सी इक्विपमेंट्स आ सकते हैं उस पर। हाँ ठीक है, अगर हमने कोई ऑर्गेनिज्म देखना हो, ठीक है, तो हमारे पास माइक्रोस्कोप ही नहीं है तो हम उस पर स्टडी नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी का बीएमआई चेक करना है, वेट उसमें देखना है, तो हॉस्पिटल में तो वेट मशीन है, वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वैसे वेट मशीन नहीं है, तो मे भी ये भी एक फैक्टर आ जाए कि हमने इक्विपमेंट भी कंसीडर करने होते हैं स्टडी करने से पहले। ठीक है, सारे पार्टिसिपेट किया करो, इस 3-4 लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। खतीजा पार्टिसिपेट करती है, अदीला करती है, सुमैया करती है, नूरीन करती है दरमियान दरमियान में, मरियम करती है, अक्सा करती है, सुंदस ने भी किया आज। ठीक है, बाकी भी कोशिश किया करो, जो भी आपके दिमाग में आती है वो चीजें आप शेयर किया करो। ठीक है, जो भी आपको समझ आती है, जो भी आपको लगता है वो आप डिस्कस किया करो। मैसेज तो करना है आपने, मैं कौन से आपके सामने बैठी थी, आप गलत बताओगे तो मैं डांटूंगी। तो जो भी आपको लगता है वो मैसेज से ठीक बताया करो, ठीक है, डिस्कस किया करो। ओके ठीक है, आप सब बता रहे हैं, चलो ठीक है, आप 10 मिनट्स की ब्रेक कर लो, ठीक है, नमाज के लिए। 5:32 हो गया, 5:40 पे स्टार्ट करेंगे दोबारा।
ओके, आगे सब स्टार्ट करें। ओके, तो जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। सभी पॉइंट्स की अपनी अपनी वैल्यूज है, ठीक है। इनमें से कोई भी पॉइंट मिस हो जाए तो हम स्टडीज नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, many research projects require administrative support. The nurse researcher may find it very difficult to conduct research independently. Financial as well as psychological support from administrative is very helpful. Knowing that your superior support your research efforts can be powerful motivating force, ठीक है। तो कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी चाहिए। इंडिपेंडेंटली काम करना हमारे लिए थोड़ा सा टफ है, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट में फाइनेंशियल एज वेल एज साइकोलॉजिकली सपोर्ट बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप लोगों की ही एग्जांपल ले लें, जैसे आप लोग सारी ड्यूटीज करते हो और बाद में इवनिंग में कॉलेज में आके लेक्चर अटेंड करते थे, तो क्या था आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव आपको सपोर्ट करता है, आपको टाइम से थोड़ा पहले रिलीव कर देता है या आपकी ड्यूटीज में थोड़ी रिलैक्सेशन कर देता है, तो वो क्या हो जाता है आपके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। मोटिवेटिंग फोर्स आपको मिलती है तो आप ज्यादा अच्छे से लर्न कर सकते हो चीजें। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीयर सपोर्ट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के बाद हमारे पास आ गया पीयर सपोर्ट, जो हमारे आपस में जो कलीग्स होते हैं उनका सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Many research ideas have never been developed because potential researchers receive no support from their peers, ठीक है। अगर हम कोई भी टॉपिक सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमें अपने फ्रेंड्स की अपने कोलीग्स की हेल्प चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, हमें उनकी पीयर सपोर्ट भी चाहिए। कुछ स्टडीज हम बेसिकली इसलिए कंडक्ट नहीं कर सकते कि मे बी वो एक के लिए टफ हो, अगर दो लोग मिलकर उसको स्टडी करना चाहे तो वो ज्यादा बेस्ट हो जाए। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डिटरमिन अ रिसर्चेबल प्रॉब्लम इन इज थॉरो इंटरेक्शन एंड डिस्कशन विद अदर नर्सेज, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आ सकती है, तो इसमें क्या है, डिस्कशन विद अदर नर्सेज, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसपे आप एक्चुअली में काम करना चाह रहे हो, तो आप जब डिस्कशन करते हो तो बहुत सारी बातें अब हमारे पास ऐसी आ जाती है जिससे हमारे पास कोई ना कोई टॉपिक निकल आता है जिसमें हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं। क्लाइमेट ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट इन नर्सिंग रिसर्च इज एसेंशियल अमंग द मेंबर्स ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, ठीक है। तो अगर हम डिस्कस करेंगे तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट हमारा शेयर होगा। मे बी मैंने कोई ऐसा टॉपिक सिलेक्ट किया है जो उस टाइम के लिए बेस्ट ना हो, लेकिन हम जब किसी दूसरे से डिस्कस करते हैं तो मे बी उसके आइडियाज ज्यादा बेस्ट हो, या वो उसके पास नॉलेज ज्यादा हो, या उसने लिटरेचर को सर्च किया। तो हम क्या करते हैं, जब हम शेयर करते हैं डिस्कशन करते हैं, जो हमारे पास पीयर सपोर्ट आती है, तो उससे हमारी जो प्रॉब्लम है या रिसर्च है वो बेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। सब्जेक्ट्स मीन जिसपे हम रिसर्च वर्क करना चाह रहे होते हैं, जिसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जिससे हम रिसर्च या डाटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो अवेलेबिलिटी सब्जेक्ट्स में देख लेते हैं, रिसर्चर may believe that study subjects are readily available for the study, but this may not be the case. Potential subjects may not meet the study criteria, may be unwilling to participate or may already be participating in other studies. ये हमें कोई भी स्टडीज करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उस पर अपनी पॉपुलेशन डिफाइन करते हैं। तो हम ऐसी पॉपुलेशन सिलेक्ट करते हैं जो उस टाइम पे प्रेजेंट हो, जो हमें इंफॉर्मेशन दे सके हमारे, क्योंकि बेसिकली जो काम जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो हमें सब्जेक्ट से ही चाहिए होती है। लेकिन अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही नहीं है तो हमने वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कहाँ से करनी है। अगर आप लोगों को याद हो, अगर हमने एक स्टडी डिजाइन डिस्कस किया था जिसमें हमारे पास एक
उसका डिमेरिट या डिसएडवांटेज आता है, उसमें सब्जेक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो क्या रोल था और कौन सा स्ट्रेटजी डिजाइन था, अगर किसी को याद हो तो बताओ। क्वेश्चन मेरा ये है कि पीछे हमने डिस्कस की थी रिसर्च डिजाइन, ठीक है, उसमें एक हमारा डिसएडवांटेज जो था उस डिजाइन का वो सब्जेक्ट से रिलेटेड था। तो क्या डिसएडवांटेज था, वो कौन सा डिजाइन था जिसमें सब्जेक्ट का रोल इम्पोर्टेंट है, वो बताना है आपने। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी है लेकिन वो कोई और डिजाइन था, ठीक है। सारे डिजाइन से हमें सब्जेक्ट्स चाहिए ही चाहिए होते हैं। कोई ऐसा डिजाइन नहीं है जिसमें हमारे पास पार्टिसिपेंट्स ना हो, लेकिन एक डिजाइन था जिसमें इम्पोर्टेंट रोल था पार्टिसिपेंट्स का। अच्छा, मैं एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ, वो हमारे पास एनालिटिकल स्टडीज में है डिजाइन। थेनोग्राफी तो भी हमने डिस्कस ही नहीं किया अक्सर, थेनोग्राफिक नहीं है, ठीक है, ये क्वालिटेटिव की टाइप है। अभी तो हम क्वांटिटेटिव की टाइप्स हमने सिंपल डिस्कस किए हैं। कोहार्ट है, सुमैया ने बताया, ठीक है, ठीक बताया सुमैया ने। हमारे पास कोहार्ट डिजाइन, जिसमें हम क्या करते हैं, फॉलो अप करते हैं सब्जेक्ट्स को। अब फॉलो हम उनको करते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो मे बी टाइम पीरियड 1 ईयर का हो या 2 ईयर्स का हो, तो तब तक के लिए सब्जेक्ट्स को बाउंड करना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। उनमें से मे भी कुछ आउट ऑफ सिटी चले जाएं या किसी की डेथ हो जाए, तो वो क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स हमारे पास कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। तो जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम या रिसर्च वर्क करना है तो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स भी होनी चाहिए। सारे डिजाइन में ही हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स होती है, ठीक है, चाहे वो क्रॉस सेक्शनल हो चाहे वो एक्सपेरिमेंटल हो। लेकिन जो मेन जो मैं पूछना चाहती थी वो थी को हार्ट स्टडी, ठीक है, जो हम बेसिकली मोर फोकस करते हैं सब्जेक्ट्स पे, वो हमको हार्ट में करते हैं। उसमें हमने डिसएडवांटेज पड़ा था लॉस ऑफ फॉलो अप, ठीक है। अब लॉस ऑफ फॉलो अप किसकी वजह से होता है, सब्जेक्ट की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से, ये इसका एक डिसएडवांटेज था। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है रिसर्चर कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। अब हमारे पास टाइम भी
अकॉर्डिंग टू फिजिबिलिटी के पास आ गया, ठीक है। हमारे पास इक्विपमेंट्स भी हैं, हमारे पास सारी सप्लाईज भी हैं, हमारे पास सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है रिसर्चर का, वो उसका अपना रोल होता है, क्योंकि बाकी तो चीजें हमें चाहिए होती हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है रिसर्चर का अपना, वो है रिसर्चर कॉम्पिटेंसीज, कि वो ऐसी प्रॉब्लम सिलेक्ट करें या ऐसी रिसर्च करे जिसपे उसकी कमांड हो। ऐसा कोई प्रॉब्लम सिलेक्ट कर ले जिसको उसको पता ही नहीं है कि उस पर टेस्ट कौन सा लगाना है या उस प्रॉब्लम को उसने सोल्व आउट कैसे करना है, तो ऐसी भी प्रॉब्लम हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम सिलेक्ट करने जिससे रिलेटेड हमारे पास काफी सारा नॉलेज हो, कॉम्पिटेंसीज हो, उस प्रॉब्लम को हम इजीली सोल्व आउट कर सकें, ठीक है। तो ऐसी हमने प्रॉब्लम सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को पता ही नहीं है, जो उसने प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है उस पर डिजाइन कौन सा लगना है, वो उसकी एनालिटिकल स्टडीज में आता है या डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में आता है, जब उसको यही नहीं पता तो फर्दर उसने उस टॉपिक को लेके क्या करना है। तो रिसर्चर कॉम्पिटेंसीज भी मोस्ट इंपोर्टेंट है फिजिबिलिटी में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एथिकल कंसिडरेशंस, ठीक है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं एथिकल कंसिडरेशंस में। A researcher must ensure that research problem can be considered by the ethical committee without undue hurdles, ठीक है। एथिकल कमिटीज होती हैं, चाहे वो हॉस्पिटल साइड पे हो या चाहे वो आपकी कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूट साइड पे हो, एथिकल कमेटी से आपका रिव्यू होके रिसर्च वर्क गुजरता है, फिर आप फर्दर उस पर स्टडीज करते हो। ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रिसर्च कैन नॉट बी कंसिडर्ड feasible unit unless it is in accordance with ethical guidelines। अगर आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है टॉपिक गाइडलाइंस को, एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता, तो क्या करती है जो एथिकल कमेटी है वो उसको वहीं पे स्टॉप कर देती कि इसका फर्दर स्टडी नहीं कर सकते। मे बी जो आप टॉपिक ले रहे हो या प्रॉब्लम ले रहे हो कुछ ऐसी डिजाइन उस पर इम्प्लीमेंट करे कि इसका जो इफेक्ट है वो हार्मफुल हो, ठीक है, बेनिफिट उसका इफेक्ट ना हो, तो ऐसी स्टडीज को फर्दर गाइड नहीं करते कि आप उसको फर्दर लेके चलो। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सॉल्वेबल और रिसर्चेबल, ऐसी प्रॉब्लम जिसपे हम एक्चुअली में रिसर्च कर सकते हो या जिसका हमारे पास एंड पे कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आए, तो वैसी हम प्रॉब्लम सिलेक्ट करेंगे। प्रॉब्लम selected be considered good only if it is solvable so that chances of insolubility of problem should be minimized, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम जिसका हमारे पास लास्ट पे कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आए वो हम प्रॉब्लम सिलेक्ट करेंगे। It will enhance relevant results. For example, a researcher select a research problem to know the existence of God in this universe. These sort of problems are ambiguous and impossible to solve, ठीक है। अब कोई ये प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर ले कि वो देखना चाह रहा हो कि वाकई ही गॉड इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो वो क्या होगा, सोल्वेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम उसको एज इट इज नहीं देख सकते। तो हम ऐसी प्रॉब्लम सेलेक्ट नहीं करेंगे जिसको हम लेके ना चल सकें, जिसका कोई सोल्यूशन ही हमारे पास ना आए। Therefore, the researcher must ensure that a research problem selected for study is solvable। तो कोई भी हमने प्रॉब्लम सिलेक्ट करनी है तो ये ध्यान में रखना है कि वाकई ही वो सॉल्वेबल है भी कि नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया करंट। ये करंट बेसिकली जो हमने पीछे डिस्कस किया था सिग्निफिकेंस, या जो अगर हम अभी सिचुएशन की बात करें करंट, तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हम कौन सी प्रॉब्लम पे ज्यादा रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे। अभी जो सिचुएशन है वो हमारे पास है कोरोना वायरस, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी है जो करंट बेस पे हो, जो उस टाइम की रिक्वायरमेंट पे हो। A good research problem must be based on the current problem and needs of a profession so that results generated will be of more use, ठीक है। तो more useful आपके रिजल्ट तब होंगे जब आप करंट बेस प्रॉब्लम पे, करंट बेस सिचुएशन की प्रॉब्लम को सोल्व आउट करते हो। Furthermore, more number of professionals will be interested in research conducted on the current issues of their profession। अगर आप कोई टॉपिक चूज करते तो इसमें क्या होता है कि ज्यादा जो प्रोफेशनल्स हैं वो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उस टाइम की करंट इशू को सोल्व करने के लिए, एज कम्पेयर टू कि आप कोई पुरानी प्रॉब्लम लेके बैठ दो जिसको अगर आप सोल्व भी कर लो तो इसका आउटपुट का कोई फायदा ना हो, एज कम्पेयर टू जो इस टाइम जो करंट सिचुएशन है, अगर आप इसको प्रॉब्लम को स्टडी करें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगी। नंबर 6, इंटरेस्टिंग। अब ये इंटरेस्टिंग रिलेट कर रही है प्रीवियस पीछे से करंट से, ठीक है। करंट पे डिस्कस करते हैं तो वो हमारे लिए उस टाइम की क्या इंटरेस्ट भी डेवलप होगा कि वाकई है इस पे कोई इनोवेशन कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई वैक्सीन बन गई है या कोई मेडिसिन आ गई है,
तो उस टाइम वो क्या है, इसमें इंटरेस्ट डिवेलप होगा, बाकी लोग इसको सुनेंगे भी और समझेंगे भी कि ये इस टाइम की प्रॉब्लम जो उन्होंने सोल्व कर लिया है, वाकई वो इसमें वो इंटरेस्ट डिवेलप करेंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम लेनी है जिससे इंटरेस्टिंग वो प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग हो, या रिसर्चर इसमें इंटरेस्ट डिवेलप करें। सेकंड, जब वो प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाए तो जब वो प्रेजेंट करे पार्टिसिपेंट्स को, ये वर्ड में, तो वर्ड भी इंटरेस्ट लेगी उस प्रॉब्लम को सुनने में। ठीक है, एक सच प्रॉब्लम कैन ओनली बी कंसीडर्ड गुड इफ इट इज एन अकॉर्डेंस विद रिसर्चर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। यस, रिसर्च मोस्टली हम फ्रंट प्रॉब्लम पे ही को ही लेके चलते हैं। ठीक है, a research problem must be as per the motivation of the researcher and it should be fascinating to the researcher so that research is conducting willful enthusiasm and not merely for its accomplishment। ठीक है, वो टॉपिक इंटरेस्ट होगा तो ही इसी पे सारे इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। तो हमारे पास टॉपिक भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो क्लियर है सबको? अभी तक जो डिस्कस किया है, जो जो हमने जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों ने ली है, सभी को वो क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है और वही लोग आंसर करेंगे जिन्होंने रेगुलर क्लासेस अटेंड की। जिन्होंने अटेंड ही नहीं की उनसे तो ये सवाल पूछना बनता ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बताओ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक? कौन से लास्ट 2 लेक्चर्स हमने डिस्कस किए थे? डिजाइन थे, हमने अभी पीछे डिस्कस किए हैं। और डिजाइन ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फोर्टी की क्लास है, सिर्फ 26 हैं जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे शो है मे बी 26 से कम हो। ठीक है, तो हमारे रिसर्च जो कंटेंट है वो इसी तरह ऑनलाइन में ही कंप्लीट हो जाना है। तो बेस्ट ये है कि सारे लेक्चर लिया करो। अच्छा, कल आप लोगों का टेस्ट है। ठीक है, वो टेस्ट आपके डिजाइन में से ही है, वो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है। तो कुछ चीजें कल के टेस्ट में क्लियर हो जाएंगी, अगर नहीं भी क्लियर होंगे तो हम वो दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कल का आप टेस्ट दो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डिजाइन दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। रिलेटिव रिस्क और ऑड रेशियो आता है सबको निकालना?
अच्छा 26 को होगा, देख लेना अब उस पे स्लैम्स पे, ठीक है, डेट लिखी हुई होगी। अच्छा कल नहीं होगा, ठीक है, अब सारे मैसेज करने बैठ गए, नेक्स्ट सैटरडे ही होगा। स्लैम्स मैंने अपलोड किया होगा, ठीक है, फिर आप लोग डेट देख लेना, नेक्स्ट वीक का ही होगा, ठीक है। चलो फिर टेस्ट से पहले जो हमारी क्लास होगी फ्राइडे को, उसमें हम डिजाइन दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जो मैंने टेस्ट में दिया था वो भी मैं आपको उन्हीं स्लाइड्स में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हो जाएगा कि किस चीज को देख के हमने बताना होता है कि किस पे कौन सा डिजाइन फिट होता है, ठीक है, क्लियर है सबको। हाइपोथेसिस भी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में शामिल है, ठीक है, डिटेल में, तो हाइपोथेसिस हमारे वहां पे भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बस आप लोग पढ़ा करो, जहां से भी प्रॉब्लम आती है आप फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके नेक्स्ट चलते हैं हम, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। डिस्कस कर लेंगे क्या क्या क्राइटेरिया जिसको हम देख के प्रॉब्लम को सिलेक्ट करेंगे। जब हमने अपने माइंड में बना ली कि ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, तो रिसर्च प्रॉब्लम को हम एक्चुअली में डिवेलप कैसे करेंगे या फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, बनाएंगे कैसे। ये वो सारी चीजें जो हमने पीछे डिस्कस कर ली है, सिर्फ उन्हीं को उन्होंने पॉइंट्स में इंक्लूड कर दिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन यूएचएस के पेपर्स में भी आया हुआ था, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो नंबर 1 पे है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च एरियाज, रिव्यूइंग द लिटरेचर एंड थ्योरीज, delimiting the research topic, evaluating the research problem, formulating final statement of research problem, ठीक है, ये वही सारे पॉइंट्स हैं जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, तो हम देख लेते हैं इनको फर्दर आगे। नंबर 1 पे है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च एरिया, फॉर्मुलेट ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम बिगिंस विद सिलेक्शन ऑफ अ ब्रॉड रिसर्च टॉपिक फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे बताया कि जब हम फॉर्मुलेट करते हैं प्रॉब्लम को, तो प्रॉब्लम हम एक्चुअली सिलेक्ट कहाँ कहाँ से करते थे, ठीक है, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था, जो हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज थे। अब इसमें शेयर किया गया जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस से, लिटरेचर से, प्रीवियस रिसर्च से या थ्योरी से, इन विच रिसर्चर इज इंटरेस्टेड एंड हैज सिग्निफिकेंस फॉर नर्सिंग प्रोफेशन। तो ये वो पॉइंट्स आ गए जिससे वो प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च एरिया। For example, a researcher gets an idea to conduct a study on human faticides. Therefore, he or she initially begins with such broad research topic. अब इसमें एक वर्ड दे रही फीमेल फैटिसाइड, ये उसने भी क्या लिया, आइडिया लिया, इस पे वो एक्चुअली में स्टडी करना चाह रहे हैं। तो भी इस टाइम उसके पास ये जो चीज आई है, ये जो टॉपिक है, ये भी उसके पास ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है, फीमेल फैटिसाइड। तो पीछे उसके पास हो गया किसने, एरिया सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, फीमेल फर्टिसाइड उसने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया जिसपे वो स्टडी करेगा। अभी उसके पास जो टॉपिक है ये ब्रॉड टॉपिक है, इसको वो उसको नैरो करेगा, फिर इसको फोकस करेगा, फिर उसके पास एक्चुअली में वो प्रॉब्लम फॉर्मुलेट होगी। नेक्स्ट है रिव्यूइंग लिटरेचर एंड थ्योरीज। After getting a broad idea for research, he or she needs to review the nursing literature and theories. अब उसने फीमेल फर्टिसाइड एक टॉपिक ले लिया, ठीक है, अब फीमेल फर्टिसाइड से रिलेटेड वो क्या करेगा, उस पर सर्च आउट करेगा, उससे रिलेटेड लिटरेचर को वो रीड आउट करेगा। लिटरेचर इज रिव्यूड
to know what has already been done in the selected area of research। ठीक है, तो लिटरेचर हम क्यों रिव्यू करते हैं कि हमें पता चले कि इस टॉपिक पे ऑलरेडी कौन कौन सी चीजें या काम हो चुका है और कौन से गैप्स इसमें रह चुके हैं जिसको एक्चुअली में हमने एज अ प्रॉब्लम लेके इस पे वर्कआउट करना है। Review of nursing theories provide an opportunity for nurses researcher to plan a research problem to contribute towards either testing or development of a theory or conceptual मॉडल। ठीक है, रिव्यूज करने से अगर वो थ्योरीज को रिव्यू करते हैं तो उससे क्या होगा, हमें आइडिया मिलता है कि उस थ्योरीज को यहाँ तो डिवेलप करना है या ऑलरेडी जो चीजें थ्योरीज हो चुकी हैं उसको रिफाइन करना है। तो लिटरेचर रिव्यू से ये चीजें हमें मिलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डीलिमिटिंग द रिसर्च टॉपिक। ठीक है, अब यहाँ पे वो अपना टॉपिक को नैरो कर लेगा और इसको फोकस कर लेगा। नंबर 1 पे हमने रिसर्च एरिया सिलेक्ट कर लिया कि जहां से हमें प्रॉब्लम सिलेक्ट करनी है किस एरिया से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, फिर नंबर 2 पे हमने क्या किया, हमने लिटरेचर को रिव्यू कर लिया कि कौन कौन सी ऑलरेडी इंफॉर्मेशन उस टॉपिक से रिलेटेड अवेलेबल है और कौन से गैप्स उसमें रह गए जिसको हम ऐसा प्रॉब्लम लेके चलेंगे। थर्ड हमारे पास स्टेप्स आ गया डीलिमिटिंग द रिसर्च टॉपिक। अब फीमेल फर्टिसाइड में हमने क्या करना है, कहाँ पे करना है, कैसे करना है, तभी हमारे पास कोई आइडिया या कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम अपने टॉपिक को डीलिमिट कर लेंगे। इन दिस स्टेप रिसर्चर proceeds from a general area of interest to more specific topic of research to conduct a study। ठीक है, अब यहाँ पे वो जर्नल से स्पेसिफिक साइड पे आ गया। For example, initially a researcher decides to conduct a study on female feticide. Later in this stage, researcher limits it to specific research topic। अब यहाँ पे उसने वो टॉपिक को स्पेसिफाई कर लिया। अगर आप इस टॉपिक को देखो तो यहाँ से हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो हमने पीछे डिस्कस किया था, हु व्हाट व्हेन, ये जो डब्ल्यू हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, अब उसके आंसर हमें इस क्वेश्चन में या स्टेटमेंट में मिल रहे हैं। स्टडी ऑन परसेप्शन ऑफ वुमेन अबाउट कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ फीमेल फैटिसाइड्स इन सिलेक्टेड रूरल कम्युनिटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुजरात। अब वो स्टडी करना चाह रहा है कि वुमेन्स की परसेप्शन देखना चाह रहा है कि कॉजेज क्या हो सकती हैं एंड प्रिवेंशन क्या हो सकती है फीमेल फैटिसाइड को इन सिलेक्टेड रूरल कम्युनिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे बता भी दिया कि इसने कहाँ पे देखनी है, रूरल कम्युनिटीज में। और रूरल कम्युनिटी किस सिटी की या किस डिस्ट्रिक्ट की होंगी, तो वो गुजरात में। वो स्टडी एक्चुअली गुजरात में करना चाह रहा है, वो फीमेल की परसेप्शन देखना चाह रहे हैं और प्रिवेंशन देखना चाह रहे हैं। ठीक है, फीमेल फैटिसाइड का क्या मतलब है, फीमेल फर्टिसाइड जैसे आप लोग देखते हो कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो वो क्या करते हैं, उनके घर वाले जो चलता रहे पीछे से वो अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हैं कि वो बेटा है या बेटी है। ठीक है, अगर वो बेटी हो तो वो क्या करते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं। ठीक है, हाँ, तो फीमेल फर्टिसाइड में क्या करते हैं, फीटस अगर वो उनको पता चले कि वो फीमेल है तो वो क्या करते हैं, फीटस को अबॉर्ट करवा देते हैं। तो इसी पे परसेप्शन चेक करनी है वुमेन से कि क्या क्या रीजंस हो सकती हैं या क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं वो। ठीक है, इससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने इस टॉपिक को डीलिमिट कर दिया है। In this stage, researcher clearly identifies variables, populations and setting of research study। अगर आप ऊपर देखो टॉपिक में तो यहाँ पे वेरिएबल्स भी डिस्कस हो रहे हैं, पॉपुलेशन भी डिफाइन है और सेटिंग भी डिफाइन है। आप लोग बताओ कि इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स है। ठीक है, इसमें कॉजेज को देख रहे हैं और प्रिवेंशन देख रहे हैं। वो फीमेल फर्टिसाइड तो ये वेरिएबल्स आ गए। अब इसमें पॉपुलेशन कौन सी है, रूरल कम्युनिटीज आ गई, तो ये पॉपुलेशन है। ठीक है, पॉपुलेशन और सेटिंग क्या है, एरिया कौन सा है, तो वो गुजरात है।
तो ऊपर वाले टॉपिक में आप देखो तो वहाँ पे वेरिएबल्स भी क्लियर डिफाइन है, पॉपुलेशन भी मेंशन है और सेटिंग भी मेंशन है। फोर्थ हमारे पास स्टेप्स आगे, इवेल्युएटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। वन रिसर्च इज क्लियर अबाउट द स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम, नेक्स्ट द रिसर्च प्रॉब्लम मस्ट बी केयरफुली इवेल्युएटेड फॉर इट्स सिग्निफिकेंस, रिसर्चेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी। जो हमने पीछे पॉइंट्स डिस्कस किए थे वो यहाँ पे वो उनको इवेल्युएट करेगा। अब यहाँ पे वो इवेल्युएट कर लेगा रिसर्च प्रॉब्लम की वो अकॉर्डिंग टू फिजिबल है, सिग्निफिकेंस है, सॉल्वेबल है, उसके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, ठीक है, टाइम इवेल्युएट कर लेगा, उसके पास सब्जेक्ट्स की अवेलेबिलिटी है, रिसोर्सेज के पास इनफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव पीयर सपोर्ट है उसके पास, एथिकल कंसिडरेशन तो उसने प्रॉपर फॉलो करेगा, और रिसर्चर कॉम्पिटेंसीज इतनी है कि उस टॉपिक को लेके स्टडी कर सकता है, इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। पीछे सारे स्टेप्स करने के बाद लास्ट जो स्टेप आता है फॉर्मुलेटिंग फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग द सिग्निफिकेंस, researchability, feasibility, then researcher finally formulates a final statement of a research problem. A statement of research problem could be in a declarative or interrogative format, ठीक है। तो दो तरह के फॉर्मेट में हम रिसर्च प्रॉब्लम को डेवलप कर सकते हैं, मे बी आज वो डिक्लेरेटिव फॉर्मेट में है या इंटेरोगेटिव में हो। तो भी जो हमने पीछे डिस्कस की थी एग्जांपल, वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट थी, ठीक है। ये यहाँ पे भी देख लेते हैं फर्दर। डिक्लेरेटिव फॉर्मेट, इन दिस फॉर्मेट a research problem is stated in declarative statement. For example, a descriptive study on prevalence of bed sores among unconscious patients admitted in intensive care unit of government hospital Lahore। अब यहाँ पे भी आप लोग देखो, तो यहाँ पे वेरिएबल्स भी डिस्कस हैं, ठीक है, पॉपुलेशन भी डिस्कस है और सेटिंग भी डिस्कस है। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट आपके पास आए वो आपके पास डिक्लेरेटिव फॉर्मेट में है। एंड सेकंड एग्जांपल, एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन सिलेक्टेड रूरल कम्युनिटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुजरात। अब यहाँ पे वो एक्सप्लोरेटरी स्टडी कर रहे हैं, फैक्टर्स देखना चाह रहे कौन से फैक्टर्स हैं जो मैटरनल मोर्टेलिटी की कॉज होते हैं रूरल कम्युनिटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, ठीक है, गुजरात की रूरल कम्युनिटीज में वो फैक्टर्स फाइंड आउट करना कर सकते हैं। तो ये जो दो एग्जांपल है ये आपके पास डिक्लेरेटिव फॉर्मेट में है। इंटेरोगेटिव मीन जिसपे आपके पास आगे क्वेश्चन मार्क हो, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स आप लोगों ने मेंशन करने हैं, ठीक है, क्योंकि व्हाट है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं है ना, नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे व्हाट है तो मीन्स ऐसी स्टेटमेंट जो आपको क्वेश्चन फॉर्म में दी हो, तो वो आपके पास क्या है, इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव फॉर्मेट है रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटेड इन क्वेश्चन फॉर्म, क्वेश्चन फॉर्म के फॉर्म में जो भी प्रॉब्लम आपके पास होगी वो इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में होगी। For example, what is the influence of level of hemoglobin on skin-site infections among patients with external skeletal fixator admitted in orthopedic wards of government hospital Lahore, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या है, वो क्वेश्चन की फॉर्म में स्टेटमेंट मेंशन है, तो जो क्वेश्चन की फॉर्म में स्टेटमेंट होगी वो आपके पास इंटेरोगेटिव फॉर्मेट होगी, ठीक है। तो रिसर्च प्रॉब्लम हम फॉर्मेट कर सकते हैं दो तरह के फॉर्मेट्स में। नंबर वन जो हमने डिस्कस किया डिक्लेरेटिव, सेकंड हमारे पास इंटेरोगेटिव फॉर्मेट। The choice of either of these two types of format formulation of research problem depends on the researcher preference and institutional policy, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है रिसर्चर पे या इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज क्या हैं। डिक्लेरेटिव फॉर्मेट मच पॉपुलर अमंग रिसर्चर, ठीक है, तो डिक्लेरेटिव फॉर्मेट ज्यादा पॉपुलर एज कम्पेयर टू इंटेरोगेटिव। फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इट इज प्रेफरेबल it is fulfill the following features: research problem is clearly and प्रिसाइजली आर्टिकुलेटेड, ठीक है। आप पीछे वाली एग्जांपल में देखते हो वहां पे प्रॉब्लम क्लियर मेंशन है कि आपने क्या करना है,
और किस चीज पे काम करना है। इट क्लियरली स्टेट्स द वेरिएबल पॉपुलेशन रिसर्च सेटिंग अंडर स्टडी। तो ये तीन चीजें सॉरी, वेरिएबल पॉपुलेशन और सेटिंग मिलती है अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के फॉर्मेट में। वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस इन मेजरेबल टर्म्स। वेरिएबल्स को हम डिक्लेरेटिव और इंटेरोगेटिव, ठीक है। फॉर्मेट इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो सेम है दोनों में, बस डिफरेंस ये है कि डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट हमारे पास स्टेटमेंट की फॉर्म में होती है, इंटेरोगेटिव हमारे पास क्वेश्चनिंग फॉर्म में होती है। ठीक है, डिक्लेरेटिव इंटेरोगेटिव बोथ सेम है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि डिक्लेरेटिव हमारे पास स्टेटमेंट फॉर्म में होगी, इंटेरोगेटिव हमारे पास क्वेश्चनिंग फॉर्म में होगी। एक और एग्जांपल शेयर की गई है। एग्जांपल ऑफ अ वेल फॉर्मुलेटेड रिसर्च प्रॉब्लम। Effectiveness of planned teaching on the knowledge of staff nurses working in psychiatric unit regarding physical restraints for psychiatric patient in selected hospital of Punjab written। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये क्या है, वेल फॉर्मुलेटेड रिसर्च प्रॉब्लम है। अब ये रिसर्च प्रॉब्लम किस फॉर्म में है, ये डिक्लेरेटिव फॉर्मेट में, ठीक है। प्रिसाइज है, कंसाइजली स्टेटेड है, और रिक्वायरमेंट ये जो कंपोनेंट हमें चाहिए वो सारे इस स्टेटमेंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमें डिस्कस करना है वो है इंट्रोडक्शन फॉर अ रिसर्च प्रपोजल। जी एक्सा दोनों में ही इंफॉर्मेशन सेम होगी, ठीक है। पॉपुलेशन भी होगी, वेरिएबल्स भी होंगे और साइट भी मेंशन होगी। डिफरेंस सिर्फ उसके फॉर्मेट में है, ठीक है, स्टाइल में है। वर्क इंफॉर्मेशन दोनों में सेम होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है। ओके, थोड़ी स्लो स्पीड रखती हूँ। फिर बता सकते हैं रिसर्च प्रपोजल क्या चीज होती है। रिसर्च प्रपोजल क्या चीज है। अगर आप लोगों को याद हो तो मे भी हमने क्लास में थोड़ा डिस्कस किया हुआ है प्रपोजल को। प्रपोजल हम किसे कहते हैं। क्लास में हमने कुछ डिस्कस किया था, जैसे रिसर्च प्रोजेक्ट क्या चीज है, रिसर्च प्रपोजल क्या है, रिसर्च थीसिस क्या है, ठीक है। कुछ हमने टर्म्स डिस्कस की थी।
प्रपोजल जो रिसर्च प्रपोजल है वो हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट या रिसर्च थीसिस का ही पार्ट है। प्रपोजल हमारे पास क्या है, प्लान। ठीक है, हमने प्लान देना होता है कि ये चीजें हम करेंगे। जब वो चीजें हम कर लेते हैं तो वो हमारा जो प्रपोजल था वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है प्रोजेक्ट में या थीसिस में। ठीक है, प्रोजेक्ट हम बेसिकली अंडर ग्रेजुएट लेवल्स पे कहते हैं कि वो प्रोजेक्ट है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जो प्रोजेक्ट होता है वो हमारा थीसिस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट मतलब मीन्स थीसिस से थोड़ा कम होता है। दूसरे प्रोजेक्ट दोनों सेम होते हैं लेकिन उसमें थोड़ा वर्क कम होता है प्रोजेक्ट में, थीसिस में थोड़ा काम ज्यादा होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने डिस्कस किए थे, चैप्टर्स होते हैं हमारे रिसर्च वर्क में, रिसर्च प्रोजेक्ट में। तो कितने हमने चैप्टर डिस्कस किए थे, उन्हीं में से कुछ चैप्टर्स हमारे आ जाते हैं प्रपोजल में, और कुछ चैप्टर्स हमारे इन वाले जो प्रपोजल में चैप्टर्स आते हैं उसके बाद कुछ और हम चैप्टर ऐड करके तो वो हमारा प्रोजेक्ट बन जाता है। तो कितने हमने चैप्टर्स डिस्कस किए थे, कितने चैप्टर्स आते हैं टोटल हमारे रिसर्च वर्क में, रिसर्च प्रोजेक्ट में? ये बताओ, खामोशी हो जाती है। कितने चैप्टर डिस्कस किए थे हमने? ऑप्शन देती हूँ, हमने 5 डिस्कस किए थे या 7 डिस्कस किए थे चैप्टर्स? देखते हैं किसका तुक्का चलता है। तुक्का ये ठीक से याद तो किसी को है नहीं। अदीला ने कहा है 6, अक्सा ने कहा है बी मतलब 6, सुमैया ने कहा है 5। बाकी भी बताओ फिर बताती हूँ मैं। सुमैया 5 से 7 पे आ गई है। तीजा मैंने क्वेश्चन पूछा है कि लास्ट टाइम हमने क्लास में ये डिस्कस की हुई है चीज कि रिसर्च प्रोजेक्ट में हमारे पास कितने चैप्टर्स आते हैं। अच्छा, अब ये बताओ जो गलत आंसर बताया उनको क्या पनिश मिले? अपना दिमाग लगा के बताना है, ठीक है? जो बाकी मैसेज कर रहे हैं उनको देख के टाइप नहीं करना। सबका तुक्का गलत है, ठीक है? मुसरत का तुक्का ठीक है, 5। सुमैया ने कहा है 5। सुमैया कंफ्यूज है 5 और 7 के दरमियान।
करेक्ट आंसर इसका 5 चैप्टर्स। हमने 5 चैप्टर डिस्कस किए थे। नंबर 1 पे हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। नंबर 2 पे हमारे पास चैप्टर आता है लिटरेचर रिव्यू। ठीक है। नंबर 3 पे हमारे पास आता है चैप्टर मटेरियल एंड मेथडोलॉजी। नंबर 4 पे हमारे पास चैप्टर आता है डिस्कशन। नंबर 4 में हमारे पास आता है चैप्टर रिजल्ट्स। और नंबर 5 पे हमारे पास चैप्टर आता है डिस्कशन। ठीक है। अब प्रपोजल हमारे पास क्या है, प्लान। तो प्लान में हमारे पास इंक्लूड होते हैं फर्स्ट 3 चैप्टर्स, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मटेरियल एंड मेथडोलॉजी। ठीक है। प्लान में एक्चुअली भी हम काम स्टार्ट नहीं करते, हम सिंपल प्लान देते हैं कि हम फ्यूचर में इस टॉपिक पे ये काम करेंगे। ठीक है। ये डिजाइन हम डेवलप करेंगे, इतना हमारा सैंपल साइज होगा, ये हम सैंपलिंग टेक्निक यूज करेंगे, ये हमारी पॉपुलेशन होगी, ये हमारी सेटिंग होगी, ये हमारे हाइपोथेसिस होंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। तो हम चीजें करेंगे इन फ्यूचर में। तो फर्स्ट 3 चैप्टर। अच्छा, सुमैया 2 हैं। ठीक है। मुझे तो अभी तक यही था, एक ही। अच्छा, सुमैया। ठीक है। एक सुमैया शाहिद और एक वैसे सुमैया। ठीक है। तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हमारे आगे प्रपोजल में, और ये 3 प्लस फर्दर 2, तो 5 चैप्टर्स हमारे आगे प्रोजेक्ट में। ठीक है। अक्सा भी 2 है, लेकिन अभी इस टाइम सिर्फ एक ही अक्सा है जो लेक्चर अटेंड कर रही है। सब प्रेजेंट है। इर्सा, गजल, शहजाद, इनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। ये लेक्चर भी कम लेते हैं। ओके, हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे एक्सप्लेन हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन फॉर रिसर्च प्रॉब्लम, एक्सप्लेन स्टेप्स ऑफ रिसर्च इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अभी हाफ आवर रहता है लेक्चर का। प्रीवियस अभी जो लेक्चर डिस्कस किया, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दो, वो डिस्कस कर लेते हैं।
मिड्स कब से स्टार्ट हैं आप लोगों के? अच्छा, दिला ने क्वेश्चन पूछा है हाइपोथेसिस जनरेशन का और फिर उसके ऑपरेशनल एंड कंसेप्चुअल डेफिनेशन कैसे डेवलप करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस तो आप लोगों को बनाने आते हैं, ठीक है। नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अब उसमें हम कंसेप्चुअल और ऑपरेशनल डेफिनेशन कैसे डेवलप करेंगे। तो कंसेप्चुअल मैंने बताया था कि क्या चीजें आपके पास यूनिवर्सली उस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया गया, वो सिंपल अपने कंसेप्चुअल में लिखना होता है, ठीक है। जैसे अगर अपने जॉब लेवल्स के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तब उसका लिटरेचर देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जॉब पे इफेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी जो कंसेप्चुअल डेफिनेशन बनेगी, वो उस कंसेप्चुअल डेफिनेशन में आप उसके सारे फैक्टर्स मेंशन कर दोगे जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं जॉब पे, ठीक है। अब ऑपरेशनल मींस उसको आपने ऑपरेट कैसे करना है। तो अब जो अपने फैक्टर्स लिखे हैं, वो फैक्टर्स आपने कैसे उसको फाइंड आउट करना है, ये कैसे से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो आप क्या करते हो, रिसर्च क्वेश्चनर डेवलप करते हैं। थ्रू क्वेश्चनर आप उस पार्टिसिपेंट से वो फैक्टर्स फाइंड आउट करके मे बी जो आपने फैक्टर्स लिखे हैं
उनमें से 2 या 3 फैक्टर्स एक पार्टिसिपेंट पे मेंशन कर दे, ठीक है। तो थ्रू क्वेश्चनर आप फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो कंसेप्ट में सिंपल, आप वो फैक्टर्स बता दोगे जो आपको लिटरेचर से मिलेगी, और ऑपरेशनल आपने उस फैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट करना है, तो आप ऑपरेशनल डेफिनेशन बना दोगे इसकी। अगर अब इसमें अदीला ने स्पेसिफाई किया कि कैंसर कोज हो रहा है स्मोकिंग से, ठीक है। तो इसमें अब जो बाकी फैक्टर्स हैं, फैमिली हिस्ट्री, हेरिडिटी, ये हम मेंशन नहीं करेंगे कंसेप्चुअल में। कंसेप्चुअल में हम सिंपल डेफिनेशन सर्च आउट करेंगे स्मोकिंग की जो कोज करिए कैंसर से, ठीक है। तो उससे जो हमें लिटरेचर मिलेगा वो हम मेंशन कर देंगे। स्मोकिंग लिटरेचर क्या कहता है, क्या चीज है, और कैंसर क्या चीज है, स्मोकिंग से कैंसर कैसे डेवलप होता है, ये हमारे पास आ जाएगी कंसेप्चुअल डेफिनेशन। अब हमने अपनी रिसर्च में कैसे देखना है कि स्मोकिंग कॉज कर रहा है कैंसर को, तो हम क्या करेंगे, इस पे हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए हम उसको ऑपरेट करेंगे, या हम उसको देख रहे होंगे कि कैंसर वाकई ही कॉज कर रहा है, सॉरी स्मोकिंग कॉज कर रहा है कैंसर को कि नहीं। ठीक है, कंसेप्चुअल में आप स्मोकिंग की डेफिनेशन लिखोगे जो लिटरेचर ने आपको दी है, कैंसर की डेफिनेशन लिखोगे, और स्मोकिंग कैसे कॉज कर रहा है कैंसर को वो आप बताओगे कंसेप्चुअल में। और ऑपरेशनल में आप अपने वर्डिंग में बताओगे कि वाकई ही आप स्टडी के बाद स्मोकिंग रीजन थी कैंसर की कि नहीं, आपने क्या अंडरस्टैंड किया या कैसे ऑपरेट किया अपनी स्टडी में। क्लियर हो गया कंसेप्चुअल एंड ऑपरेशन डेफिनेशन। ऑपरेशनल की उस चीज को जो हम स्टडी कर रहे हैं उसको हमने अपनी स्टडी में जो हमारे पास वेरिएबल्स है उसको हमने किस तरीके से मेजर करना है, ठीक है, वो हमने अपने ऑपरेशनल डेफिनेशन में बताना। तो कंसेप्चुअल में हमने सिंपल जो यूनिवर्सली जो उसको डिफाइन किया गया है वो हमने एक्सप्लेन करना होता है।
इस कंसेप्चुअल में हम टोटली बुकिश जो इंफॉर्मेशन होती है वो लिखते हैं, ठीक है। और ऑपरेशनल में हमने उस वेरिएबल्स को, जो इंफॉर्मेशन जो बुकिश है, उसको अपनी स्टडी में कैसे यूटिलाइज किया। अगर हम स्मोकिंग को देखना चाहे कि कैंसर स्मोकिंग की वजह से हो रहा है, तो स्मोकिंग, अब हमने कुछ क्राइटेरिया डिफाइन किया कि ये क्राइटेरिया है या ये इस चीज को फॉलो करके वो स्मोकिंग करें तो उनमें कैंसर डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो वो अपना अपना मेथड बताओगे कि आपने कैसे एक्सप्लेन करोगे कि कैसे आपने मेजर किया कि स्मोकिंग की रीजन है कैंसर की। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे अगर हम कोई भी प्रोसीजर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माउथ वॉश ले लें, तो माउथ वॉश को आप नेट पे डालो तो माउथ वॉश के कितने स्टेप्स हैं, ये किस किस तरीके से करते हैं, तो वो आप अपनी कंसेप्चुअल डेफिनेशन में बताओगे, ठीक है। और ऑपरेशनल डेफिनेशन में भी आपके वो भी पॉइंट्स आ जाएंगे कि आपने माउथ वॉश कैसे किया, तो वो अपने वर्डिंग्स में आप उसको बताओगे को आपने माउथ वॉश किस तरह किया, कौन कौन से स्टेप्स को आपने फॉलो करके पेशेंट का माउथ वॉश किया, ठीक है। ऑपरेशनल मीन से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑपरेट आपने उस मेथड को या उस प्रोसीजर को कैसे ऑपरेट किया, वो आपने ऑपरेशनल डेफिनेशन में बताना होता है। ओके, तो नेक्स्ट वाली स्लाइड से हम हाइपोथेसिस थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बाकी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। खुद से ऑपरेट मतलब आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो उस चीज को अपनी स्टडी में, वो आपने बताना होता है। अगर आपने कोई प्रोसीजर यूज किया तो वो आपने प्रोसीजर कैसे यूज किया वो आपने बताना है ऑपरेशनल में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बीपी चेक करना है, ठीक है, तो बीपी की आप डेफिनेशन बताओगे कंसेप्चुअल में या कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, और आपने किस तरह बीपी लिया पेशेंट का, वो आप अपना बताओगे। तो ये पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं हम इंट्रोडक्शन में, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जो हमारा आता है रिसर्च प्रपोजल में या प्रोजेक्ट में, तो उसमें कुछ हम पॉइंट्स मेंशन करते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन हमारे पास आ जाता है बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन हमारा किस चीज का है, टॉपिक का या प्रॉब्लम का जिसपे हमने काम करना है। तो जो हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम होती है एक्चुअली वो हमारा टॉपिक ही होता है, ठीक है, जिसको हम लेके फर्दर स्टडी करते हैं। तो कुछ इंट्रोडक्शन में फर्दर पॉइंट्स जाते हैं बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। नंबर 2 पे सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, ठीक है। इसमें नंबर 3 मिसिंग है, जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी। नंबर 4 पे पर्पस ऑफ द स्टडी। नंबर 5 पे रिसर्च क्वेश्चंस। और नंबर 6 पे हाइपोथेसिस। ये कुछ पॉइंट्स है जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में आते हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आएंगे तो हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन कंप्लीट है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बैकग्राउंड में हम क्या लिखेंगे। कोई भी हमने टॉपिक लिया तो उसमें हम थोड़ा सा बैकग्राउंड शो करेंगे, ठीक है, कि वो टॉपिक क्या चीज है, उसमें हम क्या देखना चाह रहे हैं, क्या क्या उस पर चीजें हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी टॉपिक हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस पे स्टडी करनी है तो बैकग्राउंड में क्या आ जाएगा, स्ट्रेस की डेफिनेशन, फैक्टर्स, कॉजेज, टाइप्स, ये सारी चीजें हमारी क्या आएंगी बैकग्राउंड में।
ये अक्सर ने पूछा है हाइपोथेसिस हमने डेवलप किए, उसको एक्सप्लेन करना हो कि उस काम के स्टेप्स क्या थे और पर्पस क्या थे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक हाइपोथेसिस डेवलप किया, ठीक है, हम नॉलेज देखना चाह रहे हैं किसी भी डिजीज के रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस ही ले लेते हैं, नॉलेज रिगार्डिंग प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ अगेंस्ट कोरोना वायरस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, नॉलेज देखना चाह रहे हैं प्रिवेंटिव मेजर्स की। तो नॉलेज को डिफाइन कर दोगे कि डिक्शनरी में नॉलेज को क्या कहते हैं, ठीक है, नॉलेज की क्या डेफिनेशन है। ऑपरेशनल में आप क्या करोगे कि नॉलेज को आप कैसे मेजर कर रहे हो। तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं नॉलेज को, ठीक है। डायरेक्टली तो हम मेजर नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं, क्वेश्चनर डेवलप करते हैं। क्वेश्चनर हम देते हैं और उससे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है उससे हमें आइडिया होता है कि एक पार्टिसिपेंट के पास कितना नॉलेज है। तो क्वेश्चनर हमने उसको मेजर कर लिया उसके नॉलेज को, ठीक है। तो नॉलेज हम देखना चाह रहे हैं अपने हाइपोथेसिस में, और उसी नॉलेज को हमने डिक्शनरी ने जो बताया हुआ है जो डेफिनेशन वो हमने बता दी। उसके बाद हमने अपनी स्टडी में उसको यूटिलाइज कैसे किया, ऑपरेट कैसे किया, वो हमने बता दिया। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, ठीक है। बैकग्राउंड ऑफ स्टडी में स्टडी से रिलेटेड हम बैकग्राउंड डिस्कस कर लेंगे। जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रही थी स्ट्रेस की, अगर हम स्ट्रेस के फैक्टर्स देखना चाह रहे हैं, स्ट्रेस पे स्टडी करना चाह रहे हैं, तो हम बैकग्राउंड में क्या करेंगे, स्ट्रेस क्या चीज है, उसकी डेफिनेशन, ठीक है, उसके कॉजेज, उसके फैक्टर्स, उसकी टाइप्स, उसकी प्रिवेंशन, उसकी मेडिसिन, ये सारी चीजें हम अपनी बैकग्राउंड में डिस्कस कर लेंगे। नंबर 2 पे सिग्निफिकेंस आ जाएगी कि क्या इंपॉर्टेंस है उस टॉपिक की, ठीक है। नंबर 3 पे हमारे पास आएगी जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी। जस्टिफिकेशन मीन्स अपने रेशनल देना है, रीजन देनी है कि आपने ये ही प्रॉब्लम क्यों सिलेक्ट की है। नंबर 3 पे जस्टिफिकेशन, ठीक है, वो आप लोग मेंशन कर लेना, यहाँ पे मेंशन नहीं है, या नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आगे हमने फर्दर में इसको डिस्कस करेंगे। नंबर 4 पे पर्पस हमारे पास क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं अपनी स्टडी में, मकसद क्या है हमारी स्टडी का, वो हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन में। उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन हमारे पास, किस क्वेश्चन का हमने आंसर देखना है वो हम डिस्कस करते हैं। हाइपोथेसिस हम डेवलप करते हैं, ठीक है, कि कौन सा हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट होगा, कौन सा हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट होगा। हम दो कंडीशन प्रेजेंट करते हैं कि मे बी वो कंडीशन फुलफिल हो जाए, मे बी वो कंडीशन फुलफिल ना हो। तो हाइपोथेसिस के आगे हम फर्दर डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन हम जो रिसर्च में हाइपोथेसिस यूज करते हैं वो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस यूज करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट फिर हम फर्दर इसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट में ये लेक्चर डिस्कस कर लेंगे, प्लस हम क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। अभी क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन या कहीं पे कोई क्वेरी हो तो पूछ लो, ठीक है। अभी 5 मिनट रहते हैं हमारे लेक्चर के। स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस हमारे पास आ जाते हैं नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। इन दोनों हाइपोथेसिस को हम स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहते हैं, ये हम रिसर्च में यूज करते हैं।
ठीक है, मिड टर्म का सिलेबस हम लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे। और मिड टर्म का पेपर इजी होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने लेक्चर रेगुलरली अटेंड किए, ठीक है। जिन्होंने अटेंड नहीं किए उनके लिए ज्यादा टफ होगा। यस, जस्टिफिकेशन में हम रीजन देंगे, ठीक है, रैशनल देंगे कि ये टॉपिक हमने क्यों सिलेक्ट किया। ओके, क्लियर है लेक्चर, ठीक है। अल्लाह हाफिज।